ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? तुम लोग अनम्यूट करके बता सकते हो। सिस्टम पता है ना सब लोगों को, गूगल मीट कैसे यूज़ करते हैं? अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन के नीचे जो बॉटम पे चार ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। एक रेड होगा कॉल काटने, जैसे कॉल काटने का जो ऑप्शन होता है, उसके बगल में वीडियो का है, अगर उसको क्लिक करोगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा तुम्हारा। और उसके साइड में क्या है, अनम्यूट करने का है, माइक है। और उसके बाद हैंड रेज का ऑप्शन है ना। और उसके बाद तीन डॉट है, राइट। सो ये बॉटम पे है। तो जब तुम्हें बोलना हो तो जो लेफ्ट से तीसरा है अनम्यूट का ऑप्शन जो है, उस पर तुम करके बोल सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछना हो या कुछ बताना हो सो उस केस में आप बोल सकते हो। चैट में भी लिख सकते हो, चैट का भी ऑप्शन है, तो आप चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ। जो लोग जानते हैं, फैमिलियर है गूगल मीट से, हो सकता है कुछ लोग फैमिलियर ना हो, ज़्यादातर लोग फैमिलियर होंगे आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना ऐसे हो रहा है। सो तुम में से बताओ कोई, मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, अनम्यूट करके बताओ। अरे बोलो भाई, कौन कौन पार्टिसिपेंट है? हाँ जी, अभय, अवसार, अनेसा, हर्षित, प्रिंस, राधा, रिसु। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ देखो, एक्टिव रहोगे तो मजा आएगा, वरना क्या, रिकॉर्डिंग तो वैसे बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे आप बात करोगे ना तो फिर अच्छा लगेगा। आप भी बात करो, हम भी, जो क्वेश्चन हो पूछो, मैं भी पूछूंगा आप जवाब दो, आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, तो इस तरह अच्छा रहेगा। सो आज से हम लोग स्टार्ट करते। तो पहले तो देखो, हेजिटेट नहीं करना है बोलने में, ठीक है। मैं बहुत डरावना सा नहीं हूँ, मैं डांटूंगा भी नहीं, ठीक है। ऐसे भी आजकल जमाना में डांटना मारना ये सब अलाउड नहीं है। सो तो सबसे पहले देखो, घर पे अभी कहीं भी हो, एक जगह बैठ जाओ जहाँ पे शांति। घर मम्मी पापा को बोल दो कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो आराम से शांत जगह बैठो। जरूरत पड़े बोलने की अनम्यूट करो, उसके बाद फिर माइक बंद कर दो, फिर बोलना की जरूरत पड़े, है ना। तो इस तरह से। और सो पहले तो ये बताओ, एक तो लोग इंट्रोडक्शन पहले करते हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ चलो पहले। सो मेरा नाम संतोष कुमार है, जैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया है ना। सो ये मैंने स्टार्ट किया है कि लाइक वेलकम स्टूडेंट्स, मैंने अभी लिखा है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हर इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है जो उस लाइफ में उन्होंने फेस किया है ना। सो अभी अवसार माइक म्यूट कर दो, जैसे प्रिंस भी, जैसे आप बोल लिया आपने तो माइक म्यूट कर दो, उससे ना नॉइज आता है, मतलब उधर से शोर आता है तो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। प्रिंस आप भी, हाँ ठीक है। जब बोलना हो फिर अनम्यूट करना, फिर बोलना, फिर बंद करना, क्योंकि वो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा, सिर्फ मेरी सुनाई देगी आवाज ना, वैसे सबकी होगी। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि लाइफ में क्या होता है, हर इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है जिस प्रॉब्लम से वो बहुत बुरी तरह गुजरा है ना। सो जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोग चलो युवराज सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं। युवराज सिंह को सब लोग जानते हैं। तो अभी युवराज सिंह ने कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक यूवी फाउंडेशन नाम से एनजीओ शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको, आपको पता है, कुछ दिन पहले कैंसर हो गया था। तो कैंसर से उन्होंने काफ़ी, है ना, प्रॉब्लम फेस किया ड्यूरिंग, जब उनका इलाज चल रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया। उसके बाद मतलब जब वो उस प्रॉब्लम में थे तो उनको रियलाइज हुआ कितनी तकलीफ है लोगों को। तो वैसे लोग जो कैंसर से जूझ रहे हैं ना, तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने उस पेन से गुजरा तो उन्हें एहसास हुआ कितना प्रॉब्लम में लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो हर आदमी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, या एटलीस्ट हेल्प करना चाहता है उन लोगों का जो वैसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सेम मैं एग्जांपल युवराज सिंह का दे रहा हूँ कि उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया, यूवी, है ना, यूवी फाउंडेशन, जिसमें वो कैंसर पेशेंट जो उनको हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे एनजीओज हैं, है ना। जैसे कैलाश सत्यार्थी चलाते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन। तो उन्होंने बचपन में जो प्रॉब्लम फेस की होंगी वो चाहते हैं बच्चे आगे उस तरह फेस ना करें, क्योंकि वो लोग हैं जो आगे सक्सेसफुल हो गए समहाउ फेस करते करते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम की वजह से पीछे रह गए, समझ रहे हो ना। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब तुम देखो लाइफ में तो सब लोग कोई ना कोई किसी तरीके से किसी की हेल्प करना चाहते हैं। चलो अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है जो अलग पांडे सर है ना, फिजिक्स वाला। तो उन्होंने भी देखो कितना एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, मतलब लाइक एजुकेशन को कितना सस्ता कर दिया उन्होंने। तो इसके पीछे भी उनका क्या पर्पस है? इसके पीछे भी अगर आप देखो तो जब वो इस बचपन में, जब वो स्टूडेंट थे, जब उन्होंने अपनी गरीबी देखी तो उनको लगा कि लाइक, या जब बड़े हो रहे थे, जब वो कॉलेज में थे, तो उनको लगा कि लाइक मनी कितना प्रॉब्लम है एजुकेशन के लिए, है ना, जो पैसे बहुत चाहिए। तो फिर उनको लगा नहीं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम पैसों में पढ़ सके, है ना। तो इसके लिए उन्होंने फिर यूट्यूब पे पढ़ाया, बाद में उनका ऐप आया इस तरीके से। और वो फिजिक्स वाला कंपनी है जो काफी सस्ती एजुकेशन, मतलब सस्ते फीस पे एजुकेशन दे रही है अच्छे अच्छे लोगों को। स्पेशली गांव के लोग बहुत बेनिफिट हो रहे हैं उससे, क्योंकि गांव में क्या बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो ऑनलाइन वो लोग जुड़ रहे हैं।
सोच तो मैं ही बहुत दिनों से रहा था कि इस तरह से कुछ करें, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे। अब मेरे पास रिसोर्सेस हैं, लाइक देखो ये डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, लैपटॉप है, फ़ोन है, इस तरह से। सो ये मैं कुछ दिनों में है ना जो पैसे मैंने कमाए हैं उससे हमने ये जुगाड़ किए, बच्चों की वजह से ऐसा हो पाया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो लोग जानते होंगे, मैं IIT एग्जाम, गेट, इन सब एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ पिछले 3-4 सालों से। उससे पहले जाओगे तो मैं 2012 में मेनली 11-12 पढ़ाना शुरू किया था, 2012 में, आज से 11 साल पहले 11-12 पढ़ाना शुरू किया था। और उसके बाद अभी लाइक कोविड तक, मतलब 2020 तक मैं IIT JEE ही पढ़ाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब मैं पहले पटना में पढ़ाया कुछ दिन, जब मैं 11-12 कर रहा था तो वहाँ होम ट्यूशन पढ़ाते थे, साथ में कुछ लोगों को पढ़ाते थे। जब मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैथ्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे मैं फिर साथ में एक मैट्रिक्स प्लस कोचिंग है, वहाँ मैंने 5-6 साल लगातार पढ़ाया 11-12 एक ही कोचिंग में, मैट्रिक्स प्लस में, GTV नगर में दिल्ली में, तो वहाँ पढ़ाया मैंने। फिर मैं मुंबई चला गया 2019 में, तो मतलब 2012 में दिल्ली गया मैं, 10 से 12 में पटना में था, 12 में दिल्ली गया, 12 से लेकर 19 तक मैं दिल्ली में था, 7 साल। उस दौरान मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, IIT दिल्ली से मैंने मैथ्स में MSc किया है। फिर मैथ्स में, मतलब प्योर मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो थोड़े बाद में आपको समझ आएगा। सो मुझे उसमें मज़ा नहीं आया प्योर मैथ्स। फिर मैंने IIT बॉम्बे में एडमिशन ले लिया, हालांकि PhD करने के लिए गया था, लेकिन PhD में मेरा हुआ नहीं, तो मैंने फिर MSc स्टैटिस्टिक्स में IIT बॉम्बे से किया। तो 2 साल मैं IIT बॉम्बे में था, 2019 से 21 तक। ठीक है, सो 2019 से लेके 21 तक मैं IIT बॉम्बे में था 2 साल। तो उसी बीच में 2020 में कोविड आ गया, तो उस दौरान मैं मुंबई में कई सारे कोचिंग में पढ़ाया। मुंबई में कोचिंग IIT पॉइंट, वहाँ पढ़ाया मैं। एडवेंचर है एक, वहाँ पढ़ाया। एडवेंचर है बोरीवली में, गोरेगांव में। जो IIT पॉइंट है वो भी बोरीवली में है। और फिर मैं पढ़ाया, जैसे मरीन लाइन में कोचिंग है, यूनिक ट्यूटोरियल, इस तरह कई सारे कोचिंग से पढ़ाया। तो मैं मेनली 12 से लेके 2020 तक, ये 8 साल मैंने 11-12 और JEE का पढ़ाया, IIT JEE पढ़ाया। फिर वो छोड़ दिया, कोविड में हमने ऑनलाइन स्टार्ट किए सुप्रीम क्लासेस, जिसका ये सेटअप है। तो सुप्रीम क्लासेस हमने स्टार्ट किया IIT एग्जाम, गेट के लिए। सो वो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, ऑलमोस्ट 19, 20, 21, 22, 23, है ना। सो मतलब 19 में स्टार्ट हुआ था पटना में हमारा, लेकिन पटना में ऑफलाइन था, तब शशि वहाँ पढ़ाता था, मेरा दोस्त है। तो इस तरह से था हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन है। अभी फिर 2019 से 21 में IIT बॉम्बे में था, तो 2021 में मुझे जॉब मिल गया, तो मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर था भुवनेश्वर में। फिर वहाँ मैंने कुछ टाइम एज ए प्रोफेसर जॉब किया। फिर मैं IIT खड़गपुर में अभी मैं PhD कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे PhD में एडमिशन मिल गया, तो मैं फिर यहाँ से PhD कर रहा हूँ, मेरा दूसरा साल है, सेकेंड ईयर है। सो ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जनरली मैं सुबह लाइक 8-9 बजे से शाम 5-6 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ अपना PhD का। फिर शाम को 6 बजे से 12 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ डेली। और ये अभी नहीं, पिछले 10 साल से मैं यही कर रहा हूँ, पिछले 10-11 साल से। मतलब डेली शाम को 4-5 बजे से स्टार्ट करता था, और रात को, इससे पहले ऑफलाइन था तो 9 बजे तक चलता था। अभी ऑनलाइन है तो 6 से 12 तक मैं पढ़ाता हूँ डेली। तो ये पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जो लोग कंफर्टेबल है, तुम लोग थोड़ा बताओ अपने बारे में एक एक करके, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। सो तुम लोग कंफर्टेबल हो ना गूगल मीट में? चलो कहाँ स्टार्ट करें? कोई भी एक स्टार्ट करो। प्रिंस आप ही स्टार्ट करो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। सर मैं अभी पटना में स्टडी करता हूँ, IIT की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा, प्रिंस नाम है आपका, आप कहाँ से हो? सर मैं तो हूँ ईस्ट चंपारण से होता हूँ, लेकिन अभी पटना में स्टडी करता हूँ। पूर्वी चंपारण से हो आप, और पटना में आप स्टडी कर रहे हो। 11th में हो या 12th में हो आप? अभी 12th में जाने वाले। 12th में, 11th आपका हो गया, ओके। चलिए, अच्छा लगा। तो आप कैसे पता चला हमारे बारे में आपको? सर एक दीदी है ना हमारी, वो आपसे IIT JEE का प्रिपरेशन करती थी। अच्छा, वो क्या विशाखा या कोई और? नहीं, वो दूसरा कोई है। अच्छा ठीक है, ओके, चलो कम से कम पहुंचे तो। चलो नेक्स्ट दूसरा। चलो थैंक यू प्रिंस ज्वाइन करने के लिए। तो कंटिन्यू रहना, ये क्लास रेगुलर चलेगी, तो आप जहां पढ़ते हो वहां भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे जो हेल्प हो सकेगा आप बताना, हम वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोई दूसरा बताओ। तो प्रिंस का हो गया इंट्रोडक्शन, और दूसरा कोई? सर मेरा नाम अफसार आलम है। जी अवसाद। मैं भी जी मैं भी सर पटना में सर स्टडी करता हूँ IIT JEE का। मैं भी सर 12th में सर जाने वाला हूँ। ओके, तो आप कहाँ से हो? बिहार में कहाँ से हो आप? सर हम भी पूर्वी चंपारण से हैं। आप भी पूर्वी चंपारण से हैं, ओके। चलिए अच्छा है। तो आप दोनों दोस्त लग रहे हैं शायद, प्रिंस और आप दोस्त हैं? यस सर। ओके गुड, चलो अच्छा है। हाँ, कोई तीसरा? कोई अपने बारे में बताओ, हेजिटेट नहीं करना। जब इंटरेक्ट करोगे
तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्वेश्चन भी पूछ पाओगे, है ना, वरना डर लगेगा तुम्हें। और डरने की जरूरत है नहीं, ऐसे भी मैं दूर में मार तो सकता नहीं यहाँ से कि थप्पड़ ही मारूंगा तुम्हारे तक पहुंचेगा नहीं। ऑफलाइन में मार भी देता था मैं, है ना, मतलब कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा आता तो चौक फेंक के मार दिया इस तरह से। सो या डस्टर फेंक के मार दिया, बहुत पुरानी बात, अब नहीं करता ऐसा मैं। सो उस दौरान एनीवे, और कोई जो अपने बारे में बताना चाहे? कौन कौन लोग हैं और? अनीसा, हर्षित, हिमांशु, मनीष। मनीष आई थिंक मेरे गांव का है, यही मनीष हो? यस सर। ओके ओके, कैसे हो मनीष? यस सर, ठीक है। अभी सर बनाते जा रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो देख रहे हैं। कोई बात नहीं, जाओ बनाते, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कल इसको अपलोड भी करेंगे। लेकिन यही है, तुम्हारा बेसिक रिवीजन हो जाएगा। हालांकि तुमने पढ़ रखा, तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो तुमने ये सब कर रखे हैं, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सही है। और गांव में अगर कोई बच्चा तुम जानते हो जो 11 12 कर रहा है, क्योंकि तुम गांव से जुड़े हुए हो, तो उनको भेज देना ये लिंक, या उस ग्रुप में ऐड करवा देना, वो रेगुलर ज्वाइन करता रहेगा। कोई भी क्लास का बच्चा अपने गाँव का जो 11 12 पास किया है, ठीक है ना, या सॉरी 10th पास किया है, तो वो कर सकता है। बाकी जो जहां पढ़ रहा हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ भी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। 1 घंटे क्लास होगी, जैसे मान लो सप्ताह में 3 दिन 11th की, सप्ताह में 3 दिन 12th की, 1 1 घंटे, तो ये शेड्यूल है। चलो मनीष तो हो गए, और बाकी लोग? रीसु? यस। मेरा नाम ऋषु कुमार सोनी है, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद, झारखंड, ओके। सर मैं 12 में जाने वाला हूँ। तुम 12th में जाने वाले हो? जी सर। अच्छा 11th हो गया आप लोगों का, ओके। तो आप अच्छा, आप कहाँ पे अब रहते हो अभी? अच्छा जी। अभी कहाँ पे रह रहे हो आप? झारखंड पटना में हो या रांची में हो, या कहाँ रहते हो अभी आप? धनबाद में हो? सर धनबाद। अच्छा धनबाद में ही अभी भी हो आप? आपका घर भी धनबाद में ही है आपका? रहने वाले धनबाद के ही हो आप? जी सर। ओके गुड, चलो अच्छा लग रहा है, इतने दूर से लोग जुड़ रहे हैं। सो हाँ अच्छा, तो सब 12th वाले लोग हैं ज्यादातर। और कोई बताओ, ताकि मैं समझ पाऊँ ना कैसे बच्चे हैं, कि 11th का भी कोई है जो 10th पास किया, जो 11th का 11th में अभी गया हो? ओके ठीक है, तो और बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं है? हर्षित, और कौन लोग हैं? सो रिसु प्रिंस का हो गया, मनीष का हो गया, है ना, अनीसा, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। मतलब होता है ना, इंटरेक्शन करना चाहिए, ओके ठीक है। तो अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, कैसे स्टार्ट करें, तुम लोग ही बताओ। जैसो ये एनसीईआरटी, चूंकि ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है, मैं भी खोल रहा था जस्ट, तुम गूगल पे टाइप करोगे मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी वेबसाइट है, 11th का बुक है, मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा, या बुक में एक बार, मतलब एनसीईआरटी। अच्छा जो लोग 12th में है, स्पेशली जो 11th से 12th में गए हो, तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, 100 में 100 ला सकते हो। मैं दिल्ली में, मैं बताया तुम्हें 11 12th में पिछले दिल्ली में लाइक 7 साल पढ़ाया, मुंबई में 2 साल। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इनमें से जो 100 में 100 भी लाए हैं मेरे स्टूडेंट्स, लाइक मतलब मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। मैं इस पे देखो 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ ऐसे तो, जब 6 7 8 9 10 पढ़ाता था तब तक। फिर 2012 के बाद मैं 11 12 पढ़ाना शुरू किया, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ लाइक 10 साल से 11 12 या जेड जैम ये सब पढ़ा रहा हूँ, गेट पढ़ा रहा हूँ, मतलब सब मिला के, यानी कि एक साथ। सो कभी जे डेली पढ़ाया, फिर जब जैम, इस तरह से चल रहा है। सो इस तरह से है, लेकिन अच्छे से मैं 12th में जो लोग गए हैं, स्पेशली बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड के जो, या सीबीएसई वाले लोग हैं, तो तुम अच्छे से मेहनत करोगे, आराम से 90+ मार्क्स आएगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो, रिवाइज करो, 5 बार 6 बार 10 बार पूरा सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो। मतलब एनसीईआरटी तुम्हें समझने के लिए ना, कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जांपल्स करने हैं, एक्सरसाइजेस करने हैं, तो हो गया। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10-15 साल में जो उस बोर्ड में आए, जिस भी बोर्ड में आप लोग हो, उस बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए उसको रिवाइज करो, एंड देन हो जाएगा। आप सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे ना? हाँ अभी तो मैं मैथ्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा बच्चा हो या ऐसा कोई टीचर हो जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर पढ़ा सके फ्री में, तो मैं उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा। लेकिन अभी तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी कोई टीचर अगर ऐसा पढ़ाना चाहे फ्री में, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी। और ये शाम की क्लासेस होंगी, इवनिंग में लाइक लेट ही क्लास, 6 से 12 के बीच ही क्लास होगी। तो एक टाइम फिक्स कर लेंगे, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल होंगे। तो आप लोग बताओ क्या टाइम कंफर्टेबल है, रात को 6 से 12 के बीच, शाम में कौन सा टाइम कंफर्टेबल है आप लोगों का? सर वही 8 बजे के बाद। 8 के बाद सही रहेगा ना, क्योंकि घर पे आप पढ़ लोगे। मैं भी कंफर्टेबल उसके बाद ही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा काम रहता है पीएचडी का। सो अभी तो आज मैंने 7 to 8 रख लिया, लेकिन इसके बाद मैं रखूंगा, ठीक है 8 के बाद ही रखेंगे, क्योंकि मेरा बैच होगा, ठीक है 9 से 10, या हाँ 9 से 10 रख सकते हैं, है ना? इसके बीच में कर ही सकते हैं।
हाँ, बाकी लोग भी अपना ओपिनियन बता सकते हो ताकि तुम्हारे हिसाब से हम कर सके, क्योंकि हमने आपके लिए शुरू किया है ना, ये चीज है। मुझे बाद में रखिए, जी 8 बजे के बाद रखिए सर क्लास। हाँ, 8 बजे के बाद सही रहेगा ना, ठीक है। तो 8 बजे के बाद आप लोग करें तो 8 बजे नेक्स्ट क्लास से 8, सो 8 से 9 रखे या 9 से 10 रखे, क्या ठीक रहेगा? 9 से 10 ठीक रहेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि तो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि लाइक सप्ताह में क्या है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज हो जाएगा। एक ऑल्टरनेट ये है और दूसरा ऑल्टरनेट ये है। सो अब बताओ, जो लोग 12th में हैं वो लोग किस दिन क्लास लेना चाहते हो तुम लोग, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, क्या कंफर्टेबल है तुम लोगों को? 12th वाले लोग जो अभी 12th में गए हैं, MWF में सर। MWF ठीक है, बाकी लोग भी? तो इसमें क्लास 12th का रखते हैं और यहाँ पे क्लास 11th रखते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, है ना, 11th 12th में सब्जेक्टिव एग्जाम है, और जो एंट्रेंस है, अब एंट्रेंस में क्या है, देखो 12th के बाद आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है। 12th के बाद आप बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए, मतलब जो भी ग्रेजुएशन लेवल का बी जिसमें लगा हुआ है, बैचलर कोर्स कर सकते हो आप। तो बहुत सारे उसके एंट्रेंस होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है तो उसमें कौन सा, म्यूट कर लो अभी प्रिंस, आपका माइक अनम्यूट है, ठीक है। सो ये तो 11 12 मैं अभी अच्छे से करा दूंगा क्योंकि मैंने बहुत साल पढ़ाए हैं, तो 11 12 बहुत अच्छे से हो जाएगा। तुम अगर मेरे साथ मेहनत करते रहे, रिवीजन करते रहे पूरा एनसीईआरटी का और पिछले जो 10-20 साल के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसको ढंग से कर लिए तो आराम से 90 प्लस तुम्हारे पक्के आएंगे। और ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90 प्लस आए हैं, दिल्ली में थे या बिहार में, मैं भी उनमें से एक बच्चा हूं। मैं बिहार बोर्ड से 11 12 किया हूँ और मेरे 90 से ज़्यादा मार्क्स थे 12th में, ठीक है। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ, तो ये समझ सकते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे रहे होंगे, है ना। तो अराउंड मेरे 83% मार्क्स थे बिहार बोर्ड से, मतलब ओके। सो बिहार बोर्ड में इतने मार्क्स आना बहुत मुश्किल, वो मतलब बड़ी बात है ना। तो मतलब फिर भी लाते हैं लोग, अब तो बहुत आसान सा हो गया, उस समय और डिफिकल्ट था जब मैंने 12th किया, सो उस समय थोड़ा मुश्किल था। लेकिन तुम भी कर सकते हो, अगर कोई और बच्चा कर पा रहा है तुम भी कर सकते हो, दैट्स ऑल। सो ओके, एक शेड्यूल हमने ये फिक्स कर लिया कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में क्लास 12th रखेंगे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में क्लास 11th रखेंगे, ओके। सो सो ये तो शेड्यूल हो गया। अब बताओ बाकी और कोई नया लोग जो अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहें, जो अभी जुड़े हैं। कौन सा, कबीर? सो आप अपने बारे में बताना चाहोगे? ओके, ठीक है, यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 11 12 दोनों एक साथ कर सकते हो। जो लोग अभी 11th में गए हैं, अगर चाहो तो आप दोनों एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप, है ना, 3 दिन 11 चलेगी, 3 दिन 12 चलेगी। अभी शुरू में मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करूंगा, तो एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जो डेफिनेशन समझना है आपको, जो उस पर बेस्ड रिजल्ट्स हैं या फॉर्मूले हैं वो समझना है, फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं वो करने हैं। हर एक्सरसाइज के एंड में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, देन जो पहले वाली एक्सरसाइज है वो करना है, और एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है और बार बार करना है, लाइक रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, है ना, मतलब रिपीटेटिव, मतलब भूल जाओगे तुम कॉन्सेप्ट्स को, सो वो रिवाइज करना पड़ेगा। सो इस तरह से है, फिर बाद एंड में प्रीवियस पेपर है, सो इस तरह से करेंगे, जो भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। सो अभी क्या करें, देखो अभी अब क्वेश्चन ये है कि 11 12 में क्या है। देखो ये बुक मैंने खोला हुआ है, सो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, आप सबके पास ऑब्वियसली होगा, तो ये पीडीएफ मैं खोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। सो उसमें टोटल क्लास 11th में कितने चैप्टर है, टोटल 16 चैप्टर्स हैं क्लास 11th में, ठीक है। सो 11th का जो एनसीईआरटी है उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इसमें सेट थ्योरी है, चैप्टर 2 होगा क्या होगा, रिलेशनल फंक्शन, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 4 क्या होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर 7 जो होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर 8 क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 9 क्या होगा, सीक्वेंस सीरीज, चैप्टर 10 क्या है, चैप्टर 10 सीक्वेंस सीरीज है, क्योंकि मैं बताओ कोई चैप्टर 10 का नाम क्या है,
इतना तो ठीक है ना, 9 सीक्वेंस सीरीज ही है। चैप्टर 10 का नाम स्ट्रेट लाइंस। ओके, स्ट्रेट लाइंस। मतलब मैं, क्योंकि मैं 11 12 मैं बताऊँ छोड़ दिया हूँ, मतलब मैं 2020 तक ही 11 12 पढ़ाया हूँ। 20 के बाद मैं 2-3 साल मेरा छूट के 11 12 पढ़ाना। मैं 2012 से 20 तक पढ़ाया था, 8 साल 11 12 पढ़ाया, फिर छोड़ दिया। इसलिए मैंने अभी शुरू किया है कि एक बार वो रिकॉल हो जाए। सो ओके, सो 10th स्ट्रेट लाइन होगा, 11th कोनिक सेक्शंस, 12th जो चैप्टर है, जो लोग 12th में आए वो तो बता ही सकते हो ना, तुम्हें तो बताना चैप्टर कौन सा है। हालांकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कौन सा चैप्टर है, लेकिन एटलीस्ट अगर तुमने ढंग से पढ़ा तो याद रहेगा, है ना। तो चैप्टर 11 है तुम्हारा क्या, कोनिक सेक्शंस। चैप्टर 12 3D। चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। चैप्टर 14 क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग्स। 15 आई थिंक है स्टैटिस्टिक्स, और 16 है प्रोबेबिलिटी। तो ये तुम्हारा 11th का कंटेंट है, जो 11th के बच्चे ज्वाइन किए उसके बता रहा हूँ मैं। कोई भी क्लिक करूंगा तो चैप्टर वो निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका PDF आई थिंक डाउनलोड मुझे करना पड़ेगा यहाँ से, ओपन। अच्छा, तो ये ओपन हो गया वो चैप्टर, जिसमें 16 चैप्टर ओपन किया तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये बस मैं यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी मैं लिख के बताऊंगा। जैसे ये चैप्टर है ना, ये खुल गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सो इस तरह ये बस यूज करूंगा एग्जांपल एक्सरसाइज को, ताकि तुम्हें भी दिखे क्वेश्चन, मुझे भी दिखे। तुम्हारे पास बुक तो होगा ही ऐसे, लेकिन वो रहेगा, तो इसीलिए ये मैं यूज करूंगा। और अदरवाइज बाकी मैं लिख के बताऊंगा तुम्हें इस पे ना, पढ़ाऊंगा मैं इस पे, जैसे बोर्ड में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास 11 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 16। ओके, क्लास 12 में क्या है, 2 पार्ट है ना, बुक की 2 पार्ट है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब 2 बुक है आपके पास क्लास 12 में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, सो चलो 12th वाले पे आते हैं। ये रहा। सो क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट ये दिखता है, देखो, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 पार्ट 1। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर है ना, मतलब पढ़ पा रहे हो ना जो लिखा हुआ है। सो हाँ ना बोलो भाई, तुम सो जाते हो क्या तुम लोग? सो यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो जैसे है ना, तुम हाँ ना बोलो तो मुझे लगेगा तुम लोग जगे हुए, वरना पता चलेगा सो गए सब। ओके, सो ये यहाँ पे टोटल फर्स्ट पार्ट में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। क्या क्या है, तो जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे होगा वो रिलेशन फंक्शन होगा। अब देखो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, और ये वो चैप्टर है जो 11th क्लास में चैप्टर 2 था। तो जहां पे 11th क्लास का चैप्टर 2 खत्म हुआ था, वहां से चैप्टर 1 यहाँ स्टार्ट होगा। तो वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए ताकि इसको अच्छे से समझ सको, है ना, मतलब बेसिक वो हो गया। तो जहां पे क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर 2 खत्म हुआ था, चैप्टर 2 का नाम क्या था 11th में, रिलेशन फंक्शन। तो क्लास 12th का जो पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, तो ये वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ चैप्टर 2 जो है, यहाँ पे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो ये फिर से चैप्टर 2 क्लास 12th में वहां से स्टार्ट होगा जहां पे क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हुआ था। तो वो सब फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए 11th वाले, ताकि यहाँ पे तुम्हें आसानी होगी। नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा, फिर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो जाकर फिर देख सकते हो जरूरत पड़ेगी तो। बट ये बता रहा हूँ कैसे कनेक्टेड है। तो चैप्टर 1 12th का जो है वो 11th क्लास के चैप्टर 2 से कनेक्टेड है एनसीईआरटी के हिसाब से। चैप्टर 2 जो है क्लास 12th में वो 11th क्लास के चैप्टर 3 से कनेक्टेड है, ट्रिग्नोमेट्री से। चैप्टर 3 यहाँ पे क्या है, मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका पीछे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। पहली बार तुम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ोगे, मैट्रिसेस के बारे में। चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों कनेक्टेड है। तो मैट्रिक्स पहले पढ़ना पड़ेगा, तब डिटर्मिनेंट समझ आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रिलेटेड है। तो पहले मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चैप्टर 4 जो होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। चैप्टर 5 जो है क्लास 12 था ना, तो चैप्टर 5 हुआ यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब एक कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा, वो देखना है इसमें। और चैप्टर 6 क्या है, डिफरेंशिएशन, या इसमें नाम जो इन्होंने लिखा होगा, सॉरी चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 5 में ही आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, चैप्टर 5 जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नाम है, उसी में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चेक करना है, डिफरेंशिएबल चेक करना है, फिर डिफरेंशिएट भी करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चैप्टर 5 में आपका डिफरेंशिएशन है। और ये जो चैप्टर 5 क्लास 12th का है, वो क्लास 11th में चैप्टर 13 से रिलेटेड है। चैप्टर 13 क्या था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है क्लास 11th का, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर 5 क्लास 12th का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जहां वो खत्म हुआ था क्लास एनसीईआरटी में चैप्टर 13, वहां से ये स्टार्ट होगा चैप्टर 5 आपका। अब चैप्टर 6 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये चैप्टर 5 पे डिपेंडेंट है। तो चैप्टर 6 आने के लिए चैप्टर 5 आना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना। जैसे तुमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में वो हाइट एंड डिस्टेंस,
तो उस टाइप के थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा, है ना, कि थोड़े से यूज है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, किसी फंक्शन का मैक्सिमम निकालना, तो कैलकुलस पार्ट है। तो ये जो चैप्टर 5-6 है वो कैलकुलस पार्ट हो गया, मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 11th में था लिमिट्स एंड क्या था, डेरिवेटिव्स, हाँ चैप्टर 13। सो ये पार्ट 1 हो गया तुम्हारा, ये क्लास 12th का पार्ट 1 है, ठीक है। बीच में किसी को डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा पार्ट 1। अब आता हूं मैं दूसरा पार्ट 2 पे। तो ये क्लास 12th में एनसी, मतलब क्लास 12th में टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है। उसको इन्होंने 2 बुक में लिखे हैं अलग अलग। पहले बुक में पहला 6 चैप्टर है और दूसरे बुक में अगला 7 से लेके, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 7 लिखा है, लेकिन अगर मैं खोलूंगा इसको, मान लो ओपन करता हूं, देखो। सो मैंने पार्ट 2 का पहला चैप्टर ओपन किया है क्लास 12th का। तो देखो कौन सा चैप्टर आएगा, इंटीग्रल्स आएगा, ठीक है। सो इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा चैप्टर, 7, ठीक है। तो पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है वो 7 से, मतलब 1 2 3 4 5 6 पार्ट 1 में था, 7 8 9 10 11 12 13, तो 7 से 13 तक यहाँ पे है। तो 7 चैप्टर सेकेंड पार्ट में और 6 चैप्टर पहले पार्ट में है। सो यहाँ पे था मैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा हूं मैं पार्ट 2 जो है, पहला चैप्टर तुम्हारे यहाँ होगा इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा है, जैसे आप सब जानते भी होंगे कि साइन को डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस आता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन जो है। सो ये पहला चैप्टर इंटीग्रेशन आपको तब अच्छे से आएगा जब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, तो उसका यूज है यहाँ पे। फिर अगला चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स को कैसे यूज करेंगे, एरिया निकालने में इसका यूज है मेनली। यहाँ पे जो है एरिया फाइंड करना है किसी कर्व के अंडर का, कोई कर्व दे दिया, जैसे तुम लोग पहले जानते हो ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये इरेगुलर फिगर्स हैं। अगर इरेगुलर फिगर हो गया किसी कर्व बना दिया, बोला उसके नीचे का एरिया बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो ये चैप्टर 2 जो है, जो क्लास 12th में 8th चैप्टर होगा ना, 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे है। सो यहाँ पे जो होगा ये चैप्टर 8 होगा, यहाँ 2 लिखा है वो चैप्टर 8 है वहां पे। सो 8 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होगा। चैप्टर 9 सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 9 होगा वो क्या होगा, चैप्टर 9 कोई बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। चैप्टर 9 जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कोई इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स आ रहा है, तो इसको समझने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आने चाहिए। तो ये जो चैप्टर 3 है, जो कि चैप्टर 9 होगा, बुक में अगर खोलूंगा मैं तो ये चैप्टर 9 होगा। सो ये जो चैप्टर 9 है क्लास 12th में, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ठीक है, सो इसमें डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रल्स भी है, दोनों में कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे तुमने पॉलिनोमियल पढ़े होंगे तो उसके इक्वेशन सॉल्व करते थे, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब इक्वेशन में डेरिवेटिव आएगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो वो चीज है। उसके बाद 10th जो है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो जो 10th चैप्टर होगा नेक्स्ट, उसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे हाँ क्या है, हाँ वेक्टर अलजेब्रा, फाइन। सो वेक्टर है। सो वेक्टर भी यहाँ पे आप हाँ स्टार्ट ही करेंगे, या फिजिक्स में आप लोगों ने ये वेक्टर पढ़ा होगा शुरू में ही, जब फिजिक्स लोग शुरू करते हैं तो वहाँ वेक्टर स्केलर ये सब शुरू करते हैं ना, तो वही यहाँ भी है। जो क्लास 12th का वेक्टर है ये वही है जो आपने फिजिक्स में शुरू में पढ़ाया होगा सर ने, पहला चैप्टर फिजिक्स में आई थिंक आता है वेक्टर, स्टार्टिंग में जो आता है यूनिट डायमेंशन के बाद, तो वही है यहाँ पे ऑलमोस्ट वही, बस यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच है, वहाँ थोड़ा फिजिक्स का अप्रोच है, फिजिकल अप्रोच है, और यहाँ मैथमेटिकल अप्रोच होगा। वेक्टर है ना, चैप्टर 10 वेक्टर है। फिर नेक्स्ट है 3D, जो चैप्टर 11 होगा, यहाँ पे जो 5 होगा वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो जहाँ पे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 था आई थिंक, ये 11 था, है ना, 12 था ना क्लास 11th में 3D। सो वो जहाँ खत्म होता है वो यहाँ 3D ये सब शुरू होगा। तो यहाँ पे जो क्लास 12th में चैप्टर नंबर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वेक्टर फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये क्लास 11th में चैप्टर 12, क्लास 11th का जो चैप्टर 12 है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसका अगला पोर्शन है, उसके आगे का है। फिर नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद
डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद सही हो गया। नेक्स्ट है मतलब अब जो होगा 7 8 9 10 11 12th चैप्टर। 12th चैप्टर क्या होगा? 3D लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, राइट। तो LPP होगा। ये लीनियर इनइक्वालिटी जो क्लास 11th में है चैप्टर 6, उसका अगला पोर्शन, वो जहां खत्म हुआ था उसके आगे ये स्टार्ट होगा। तो वो लीनियर इनइक्वालिटी जो 11th क्लास का है वो वाला चीजें यहाँ यूज होगी LPP में, ठीक है। और चैप्टर 7 लास्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट तुमने देखा होगा हर क्लास का लास्ट चैप्टर होता है, चाहे तुमने 8 9 10 11 12 हर चैप्टर में लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। और ये प्रोबेबिलिटी बाद में, अभी तो लास्ट है, तुम और आगे बढ़ोगे अगले क्लास में आओगे तो बाहर ही हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी मैथ से बाहर हो जाता है। मैथ से बाहर इन द सेंस कह रहा हूँ कि वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है। तो बाद में आगे जाके स्टैटिस्टिक्स अलग फील्ड है, मैथमेटिक्स अलग फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग जैम का पढ़ाते हैं, IIT जैम। तो IIT जैम में मैथमेटिक्स का अलग पेपर है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आता। IIT जैम में स्टैटिस्टिक्स का अलग पेपर है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन साथ में स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी आता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी आता है और फिर मैथ्स के पोर्शन भी आता है। बाद में अलग हो जाता है, सेम जैसे गेट एग्जाम है, तो गेट मैथमेटिक्स अलग है, गेट स्टैटिस्टिक्स अलग है। सो IIT जैम क्या होता है कि IIT में तुम्हें MSc करना, जिन लोगों ने BSc किया है तो वो IITs में MSc करने के लिए उनका एग्जाम होता है जैम का। और ऐसे गेट है। गेट क्या होता है? गेट का एक्चुअली जो यूज हो MTech, तुमने अगर MSc भी किया है या BTech किया है तो MTech करने के लिए गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो गेट के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा IITs में MTech करने के लिए। या PhD भी जो करना है तो गेट के थ्रू PhD होता है। तो सब आगे की चीज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स है वो बाद में अलग हो जाता है, मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स अलग हो जाता है और स्टैटिस्टिक्स अलग हो जाता है। मतलब जितना आगे बढ़ोगे उसमें फिर स्टैटिस्टिक्स भी पार्ट होता है, बाद में एरिया और छोटा होता चला जाता है, ठीक है। सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के बारे में कि आपके पास क्लास 11th में टोटल 16 चैप्टर है, क्लास 12th में टोटल जो क्लास 12th है आपके, इसमें टोटल जो है आपके, इसमें चैप्टर 1 से लेके 6 है और इसमें चैप्टर 7 से स्टार्ट है 13 तक है, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है कि हम लोग कहां से स्टार्ट करें। तो जो 12th वाले बच्चे हैं थोड़ा बहुत आइडिया बताओ किस चैप्टर से स्टार्ट करूं 12th। आप क्या चाहते हो, कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया जाए? एक बार लिस्ट दिखा दूं, रिलेशन एंड फंक्शन पहले से ही स्टार्ट करें, ओके फाइन। सो अगर मैं एक बार पूरा बुक डाउनलोड कर देता हूँ, NCERT क्लास 12th, क्लास 12th PDF। तो जैसे मान लो मैं क्लास 12th का ओपन करता हूँ, चलिए रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत जैसे आप कहोगे वैसे। ओके ठीक है। तो ये लोग वेबसाइट फर्जी वाले हैं। जैसे ये चलो पार्ट 2 बता रहे हैं ना, पार्ट 2 क्लास 12th का आ जाएगा, ये पार्ट 1 आएगा आई थिंक। कौन सा पता चाहिए, तो एक चैप्टर आ गया। सो इस तरह से है, एनीवे ठीक है। तो आप कह रहे हो रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अच्छा ये तो पार्ट 2 बुक हो गया पूरा, तो पार्ट 2 पार्ट 1। तो ठीक है, हम 12th में स्टार्ट करेंगे, बाकी और भी लोगों का जो पॉइंट हो बताना। तो क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो उसके लिए थोड़ा सा 11th वाला पार्ट देख लेना। 11th में चैप्टर 2 है रिलेशन फंक्शन, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना कि वो हेल्प करेगा उससे रिलेटेड। हालांकि मैं बताऊंगा जो भी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा उसको। सो 12th में स्टार्ट करेंगे। फंक्शन हमारे टीचर ने अभी कंप्लीट नहीं करवाया, तो उन्होंने बोला था कि 12th में ही पढ़ाएंगे। अच्छा 11th वाला पढ़ाया ही नहीं। चलिए रिलेशन फंक्शन थोड़े मुश्किल चैप्टर है, तो टीचर बचता है। मुश्किल टीचर के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। बच्चों को कई बार क्या होता है कि थोड़े से प्योर टाइप का हो जाता है, तो बच्चों को हो सकता है समझ ना आता हो, तो बच्चों को लगता है टीचर खराब पढ़ा रहा है, तो थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट है वो, तो इसलिए लोग बचते हैं पढ़ाने। वो देखना एंड में लोग पढ़ाते हैं ज्यादातर, तुम देखोगे पटना उठना मैं भी पढ़ा हूँ, तो सर लोग क्या करते हैं वो एंड में पढ़ाते हैं, पहले आसान आसान चैप्टर पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ आए। तो उनका भी अपना ठीक अप्रोच है। लेकिन तुम जैसे कहोगे हम फर्स्ट से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 है ना, मैं तो 10 साल पढ़ाया हूँ, तो कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ आएगा और आसान ही लगेगा, ठीक है। बस अगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी है ना, क्योंकि मैथ में क्या है कंटिन्यूटी चाहिए, इन द सेंस कि अगर तुमने 4 क्लास नहीं किए या कुछ नहीं आता, 5वें क्लास में आओगे तो कुछ नहीं आएगा, चाहे मैं पढ़ाऊंगा या भगवान भैया आएंगे पढ़ाएं तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेयर टाइप का है। जब तुम 10वें फ्लोर पे चढ़ रहे हो तो तुम्हें पहले 11 फ्लोर की जानकारी होनी चाहिए, सॉरी पहले 9th फ्लोर की जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में ऐसा है
कि वो पीछे वाली चीज़ें यूज़ होती हैं हर बार, तो तुम्हें अपडेट रहना पड़ेगा। कोई चैप्टर कनेक्टेड है तो वो तुम्हें पीछे वाला चैप्टर पता होना चाहिए, वरना फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा, या तुम्हें फिर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा तब समझ आएगा। सो ये है थोड़ा मैथ्स में, हालांकि समझ सब आएगा, जो मैं पढ़ाऊँगा सब समझ आएगा, क्योंकि इतना भरोसा तो है मुझ में, इतने साल मैंने पढ़ाए हैं, 10 साल तो पढ़ाए हैं कम से कम 11-12। सो ओके, सो विल स्टार्ट विथ क्लास 12th में चैप्टर 1। क्लास 11th वाले भी कोई लोग हैं, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, 11th में कहाँ से स्टार्ट किया जाए? 11th का पहला चैप्टर है सेट्स, दूसरा है रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले सेट तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो कनेक्टेड है। सो तीसरा ट्रिग्नोमेट्री है, इस तरह से है। सो जो 11th वाले बच्चे हैं, बताओ क्या चाहते हो, कौन से चैप्टर से स्टार्ट किया जाए? फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोनों में तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि 1 से, जैसे क्लास 12th का है तो बेटर है ना 1 से स्टार्ट करता हूँ, पहले 1 पढ़ाऊंगा फिर 2, इस तरीके से 13 तक। फिर 11th में है, फिर 1 से स्टार्ट करो 1 2 फिर 16 तक, तो ये अच्छा रहेगा, ऑर्डर में रहेगा, है ना, वो चीजें हैं तो ऑर्डर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 चलता रहेगा। और सिलेबस बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब 11 12th का क्या है ना, अगर इसे अल्टरनेट में पढ़ा रहा हूँ तो मुश्किल से 4-5 महीने लगेंगे खत्म करने में, इतना टाइम नहीं लगता एनसीईआरटी में। तुम लोग अगर मेहनत करोगे तो, वरना अगर मैं सब कुछ कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन अगर कराऊंगा तो फिर टाइम लगेगा। अगर आप लोग साथ में मेहनत करोगे, जैसे मान लो मैं होमवर्क दिया एक्सरसाइज करके आओ, एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, आपने ट्राई किया, बीच में 5 डाउट आया तो कोई दिक्कत नहीं, 5 एक क्लास में हो जाएगा। लेकिन अगर 20 में तुम्हें 15 डाउट है तो फिर वो 2-3 क्लास लगेगा सॉल्व करने में, है ना। तो इस तरह से है, तो वो देखेंगे कैसे चलता है। सो ओके, सो 12th में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, 11th में 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से ही कंटिन्यू करेंगे। अभी एनसीईआरटी है तो मेनली सब बुक एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। और कोई बाहर का बच्चा है जो कोई और बुक फॉलो करता हो, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड की अलग बुक है, क्योंकि मुंबई में 2 साल में पढ़ाया हूँ, तो उनका महाराष्ट्र बोर्ड की अलग बुक चलती है, तो वो थोड़े एनसीईआरटी से अलग है उनका, मतलब लाइक बहुत सारे टॉपिक्स भी अलग अलग है, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं कुछ नहीं भी हैं, इस तरह से महाराष्ट्र बोर्ड में जो है। दिल्ली में तो एनसीईआरटी चलता है, सीबीएसई में एनसीईआरटी चलता है, बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है, क्योंकि मैं खुद बिहार बोर्ड से हूँ तो, और दिल्ली मैंने पढ़ाया सीबीएसई वालों को, तो वहाँ भी एनसीईआरटी चलता है ना। ओके, सो ये तो रहा आपका हमारा इंट्रोडक्शन। और कुछ आप लोगों को बताना हो, पूछना हो, बताइए। किसी को कुछ पूछना है? सो 11th, और जिनको दोनों करना है कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कोई बच्चा 11th में है, उनको 11 12 दोनों साथ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली ज्वाइन करो। क्लास टाइम होगा 9 to 10, ठीक है, 9 to 10 PM। सो 3 दिन, जैसे ये मंडे वेडनेसडे 9 से 10 क्लास डेली होगी, 3 दिन 11th 3 दिन 12th। तो जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, समझ लो ना, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 12th का पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल भी गया ना, मैं 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। सो मंगलवार है ना, गुरुवार और शनिवार, है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे तेरे गाँव के हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ सब लोग वैसे ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उनके प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। हम भी जब गए थे, मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं 11 12 में पटना में था, 10वीं तक हिंदी पढ़े थे, अब मुझे रिमाइंडर का मतलब ही नहीं पता है कि रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, मुझे शेषफल पता है, अब टीचर रिमाइंडर बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रिमाइंडर क्या है, कोसेंट क्या है, तो कई सारे वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मैं थोड़ा सा वही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। कुछ बच्चे ऐसे तो पूछ भी सकते हो, नहीं समझ आ रहा कुछ इंग्लिश टर्म्स है, क्योंकि जो बच्चे हम लोग गाँव में ज़्यादातर हिंदी वर्ड ही यूज़ करते हैं। मैं भी था 10वीं तक हिंदी मीडियम था, तो हिंदी वर्ड, जब अचानक इंग्लिश में ट्रांसफर हुए तो वर्ड्स ही समझ नहीं आ रहे किसका क्या मतलब है। लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में डिफरेंस ही नहीं पता था मुझे, जब 11th की बात बता रहा हूँ। इधर मैं दिल्ली में गया तभी मुझे समझ नहीं आता था, ये लैब या ऐसे लोग बोलते थे, लाइब्रेरी बोल रहे हैं या लेबोरेटरी बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सो इस तरह से, सो ऐसा होता है कई बार। अब मुझे पता है लाइब्रेरी लेबोरेटरी में डिफरेंस नहीं पता था, तुम्हें यकीन होगा नहीं होगा, क्योंकि गांव में लाइब्रेरी तो होती नहीं है, तो कॉलेज में देखा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह से। एनीवे, सो ठीक है, सो 3 दिन 12th की और 3 दिन 11th की क्लास होगी। बाकी और कोई आपकी डिमांड हो तो आप बता सकते हो। सो ये 11 12 का टाइमिंग है, बाकी टाइम पे हमारा जैम और गेट का क्लास होता है, तो वो तो चलेगा। ओके, सो 9 to 10 ये रहेगा, ठीक है ना। तो मैं, है ना, एक बैच हमारा 7 to 9 जैम कराएगा, 9 to 10 तुम्हारा 11 12 हो गया, 10 से 12 गेट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे सेटअप। ओके, सो ये रहा इंट्रोडक्शन आज का, और थोड़े हमने प्लान भी कर लिए। और कुछ आप लोग बताना चाहो तो बताओ, कुछ पूछना है किसी को और पूछो। सर एक बार अपने बारे में बता दीजिए। अपने बारे में मैंने बताया था कि मेरा नाम संतोष कुमार है, और मैं बिहार में सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ, और मैंने क्लास 10वीं तक की पढ़ाई गांव में की है। गांव में लाइक 5वीं तक गांव में स्कूल था, फिर 7वीं 8वीं थोड़े गांव से दूर परिहार पड़ता है वहाँ पे, फिर 11 12 मैंने वहाँ से किया था, हाई स्कूल से वहीं से। सो गांव के 2-3 किलोमीटर दूरी स्कूल था हमारा, 10वीं तक वहाँ था, फिर 11 12 में पटना आ गया। सो नाम तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सीतामढ़ी में लिखा रखा था कॉलेज में, और
मैं पढ़ता पटना में ट्यूशन पढ़ता था, जैसे बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 11th-12th में JEE की तैयारी करते थे, मैं भी वही करता था। फिर जब तैयारी किया तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था नहीं, मुझे लगा नहीं निकलेगा। सो हालांकि उस समय मेरे AIEEE होते थे, जो JEE मेंस है उसमें 45,000 रैंक था मेरा, लेकिन फिर मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली। मैं कई लोगों को देखा जो इंजीनियरिंग किया, तो मुझे और दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था मुझे कि पैसे कौन देगा, मतलब इंजीनियरिंग में बहुत पैसे लगते हैं। तो मैं फिर दिल्ली आ गया BSc करने, 11th-12th किया, बहुत अच्छे नंबर आए बिहार बोर्ड से। फिर मैं दिल्ली चला गया 11th-12th के बाद, दिल्ली आ गया। मैं दिल्ली आया था 12 मई 2012 को, 12th में 2012 को। फिर वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया मेरा मैथ्स ऑनर्स में, तो मैंने मैथ्स ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जाकिर हुसैन कॉलेज से। फिर वहाँ से उसके बाद फिर BSc किया। फिर मैं मैट्रिक्स प्लस एक कोचिंग ज्वाइन किया, मतलब वहाँ पढ़ाता था शाम को लाइक 4 बजे से 9 बजे तक डेली, ठीक है, 5-6 साल तक लगातार पढ़ाया मैंने उस कोचिंग। और फिर वही फिर BSc किया, फिर IIT जैम का एग्ज़ाम दिया उस BSc के बाद। फिर IIT दिल्ली में मैंने वहाँ से मैथ्स में MSc किया है, मैंने मैथमेटिक्स में MSc किया, मास्टर ऑफ साइंस IIT दिल्ली से। फिर उसमें बाद फिर मैं कुछ दिन जॉब किया, 1 साल कैरियर एंडेवर एक कोचिंग है, वहाँ पे जैम गेट नेट की पढ़ाई होती, तो वहाँ मैं पढ़ाता था टीचर। तो 1 साल वहाँ किया, फिर मुझे मज़ा नहीं आया, मेरा PhD के लिए बॉम्बे गया था। मैं बॉम्बे गया था 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। सो उसके बाद वहाँ पे मुझे, हालांकि PhD स्टार्ट जो हुआ मेरा MSc वो जुलाई में हुआ था एंड में, लेकिन मैं पहले चला गया क्योंकि ट्यूशन ढूंढने के चक्कर में। फिर 2 साल मुंबई में रहा, फिर बीच में कोविड आ गया, फिर सब ऑनलाइन हो गया। फिर उसके बाद मुंबई से मैं फिर बताया था कि मैं भुवनेश्वर, मुझे एक जॉब मिल गया मुंबई में जब मैं था, तो मुझे कॉलेज में उड़ीसा में कॉलेज है भुवनेश्वर में, उसमें मैं प्रोफेसर था 1 साल। फिर वहाँ से फिर मैं IIT खड़गपुर में मुझे PhD एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे IIT में प्रोफेसर बनने का प्लान है फ्यूचर में, कि किसी IIT में मैं प्रोफेसर बनूंगा, ऐसी अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सो PhD मेरी अभी चल रही है, PhD के बाद मैं कोई कॉलेज में देखता हूँ कहाँ पे बनता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। बाकी और कुछ स्पेसिफिक जानना हो तो पूछ सकते हो क्वेश्चन मेरे बारे में जानना। टेस्ट एग्जाम कैसे लीजिएगा? टेस्ट कैसे लेंगे? टेस्ट देखो, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, कर सकते हैं आप सॉल्यूशन अपलोड कर सकते हैं, टेस्ट का रखेंगे सिस्टम ऐसा है, क्योंकि 11th-12th सब्जेक्टिव होता है, वहाँ तो पूरा डिटेल में लिखना है। और जो एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस क्या है, जैसे मान लो अब CUET है UG, इसके थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BSc में एडमिशन होगा, अब तब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं एडमिशन लिया वहाँ मार्क्स पे होता था 11th-12th के, अब इस एग्जाम के थ्रू होगा, या IIT JEE मेंस हो गया और या एडवांस हो गया, तो इसके थ्रू एडमिशन दिए, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव होता है और 11th-12th में सब्जेक्टिव है। तो टेस्ट का क्या है, देखो तुम ऑनेस्ट रहना, अगर मैं पेपर तुम्हें भेजता हूँ तो क्या करना है तुम्हें, टेस्ट सॉल्यूशन अपनी ईमानदारी से करने हैं, फिर उसको अपलोड करना, गूगल फॉर्म में भेज दूंगा, अपलोड करना, फिर उस पर मतलब स्कैन करके, तो इस तरह से कर सकते हैं। वो तुम्हें अपने तरीके से वो रहना है ना, ऑनेस्ट रहना है, तो उसे ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे दूर दूर कैसे हो, कोई बच्चा अभी बिहार में बैठा है, कोई झारखंड में है, कोई दिल्ली में है, अभी जो ज्वाइन किए हैं तो अलग अलग जगह पे है। सो टेस्ट उस तरह से ऑब्जेक्टिव में आसान होगा, ऑब्जेक्टिव में क्या गूगल फॉर्म पे बना दो, ये हमारा ऐप भी है एक्चुअली, सो ऐप पे भी हम ले सकते हैं टेस्ट। सो उस तरह से भी देखेंगे टेस्ट का प्लान कैसे है, बट मैं दूंगा तो तुम वही करना, मतलब सॉल्व करो ऑनेस्टली, चीटिंग ना करके। मतलब देखो तुम झूठ मुझसे बोल सकते हो, दुनिया से बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते, और वही डिसाइड करेगा तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे, है ना, क्योंकि तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हें डिसाइड करेगी। क्योंकि क्या, किसी को दिखाने के लिए हम कुछ टाइम कर सकते हैं, खुद को तो नहीं दिखा सकते, खुद के साथ तुम चीट कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि नहीं, तुम उस तरह से नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हें, वो चीज़ें। तो ठीक है, वो टेस्ट का हम ऐसे देखेंगे, स्कैन करके अपलोड करना, उस तरीके से रख सकते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? सो टाइम तो अभी है 10 मिनट। फिर भी आज मैं पढ़ाने के मूड में नहीं, मतलब लाइक मैं बस इंट्रोडक्शन रखा था प्लान करने का कि लाइक आप लोग कैसे चाहते हो। सो इतना काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर लिए फिर भी, सो मुझे उम्मीद नहीं था इतना पहले क्लास में ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अब सब बढ़ेंगे, क्योंकि यही लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अपलोड होंगी। और सर कल 11 का चैप्टर स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, कल से, कल क्या ट्यूसडे है ना, तो कल से क्या पड़ेगा, कल 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, और फिर परसों 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कल से स्टार्ट करते हैं। टाइम रहेगा 9 से 10, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो 9 से 10 की टाइम रहेगी, 9 to 10। कल 11th स्टार्ट करेंगे, और परसों मतलब 3 दिन बता ही दिया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 चलेगा, वन डे वेडनेसडे फ्राइडे 12 चलेगा। तो स्टार्ट कल से, शुरू से स्टार्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज बस इंट्रोडक्शन था, थोड़े आपके बारे में जानना था, अपने बारे में बताना था, और बाकी कुछ डिस्कशन करने थे। सो आज तो वही लेक्चर। ऐप का नाम क्या है? हमारा ऐप जो है सुप्रीमियम क्लासेस के नाम से, मैं लिंक भेज दूंगा। तो हालांकि आप लोग काम करें उस पर, जनरली हम लोग IIT जैम और गेट के बच्चों के लिए टेस्ट लेते हैं, उस पर टेस्ट होता है ऑनलाइन, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग आपको टेस्ट दे सकते हैं। CUET UG हो गया, या JEE मेंस एडवांस, इसका टेस्ट हम वहाँ पे कर देंगे, ऑब्जेक्टिव होता है,
सब्जेक्टिव के लिए फिर वहाँ पे मुझे ऑप्शन रखना पड़ेगा अपलोड करने का। तो सुप्रीम क्लासेस नाम से ऐप है, आप चेक कर सकते हो, या मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, तो वो है। लेकिन आपके काम को बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उस पर जो भी कंटेंट है वो सब जैम और गेट वालों के लिए। जैम आप दे सकते हो जब आप बीएससी कर लोगे, तो अभी आपको अगर जो लोग अभी 10th पास किए हैं, 2 साल 11 12, 3 साल बीएससी, 5 साल बाद तुम जैम के लिए एलिजिबल होगे, और 7 साल बाद गेट के लिए एलिजिबल होगे। गेट एमएससी के बाद होता है, सो भी काफ़ी टाइम है ना, तो वो उन बच्चों के लिए है जो जैम और गेट का हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसके लिए है। फिर भी आप डाउनलोड कर सकते हो देखना हो तो, और हम कोशिश करेंगे ये इसका टेस्ट उस पर रखें। सब्जेक्टिव का है तो गूगल फॉर्म बना के हम ले लेंगे, या उस पर भी कोशिश करूंगा, अगर ऐसा हो तो आप कर सकते हो, सब्जेक्टिव एग्जाम्स का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, सो और कुछ, सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और मैं जितना हो सकता है कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का, ठीक है। और मेरे लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो स्पेशली क्या, मैं जब 11 12 में था, बहुत अच्छा मुझे लाइक हमने तैयारी तो किया, फिर के बाद लगता है कि बहुत अच्छा लेवल पे तैयारी कर पाते, या ऐसे बच्चे थे मेरे साथ के जो पढ़ नहीं पाए, इसलिए कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब क्या, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कोई गाँव में बच्चा बैठा हुआ है, वो भी अपने फ़ोन पे पढ़ सकता है ना। फ्यूचर में मेरा प्लान भी है, मैं गांव में इस तरह का भी सेटअप करूंगा। लाइक सेटअप क्या है कि वहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रख सकते हैं हम लोग, है ना, 10-20 कंप्यूटर रख सकते हैं, जहाँ पे बच्चे, फ्री होगी। हाँ, ये क्लास पूरे साल फ्री होगी, ठीक है, ये पूरा फ्री क्लास है, फुल्ली फ्री क्लास है, कोई फीस नहीं लिया जाएगा आपसे। सो मतलब ये मैं बहुत पहले से भी चाहता था पढ़ाना फ्री में, लेकिन चूंकि मैं जब शुरू में स्टार्ट इस पॉइंट से किया था कि जो इंसान लाइफ में जिस प्रॉब्लम से फेस किया है ना, वो चाहता है कि वैसे लोगों को हेल्प करना, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके, क्योंकि उस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। जैसे ये जो फीस का चक्कर है, अब जो फीस है बहुत सारे लोग गाँव में नहीं दे सकते हैं, सो अब उस चक्कर में पेरेंट उनको बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट को घर में खाने का जुगाड़ नहीं सही से कर पाते। मैं गांव से हूँ, मैं ऐसे लोगों को देखा है मैंने, मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ, उस तरह की फैमिली से। सो हमने उस तरह की चीज़ें देखी है, तो हमें उस दर्द का पता है कि कैसे लोग, कुछ बच्चे हम जैसे लोग कर पाए तो बहुत मुश्किलें झेले कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए इस चक्कर में, है ना, कुछ ही लोग आगे निकल पाए ना। अगर उस तरह की जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, या जैसे अलग सर जैसे लोग हैं जो इस तरह की सिस्टम बनाया उन्होंने, सस्ते मतलब काफ़ी लो कॉस्ट पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पा रहे हैं ना। अब जब फीस 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख थी ना, तो उस तरह से उस समय लोग एफर्ट नहीं कर सकते। गांव में जैसे तुम लगा लो, एक जो मजदूरी करते हैं, मेरे पापा भी मजदूरी करते हैं, अब नहीं करते, तब करते थे, तो उस समय उनकी क्या 2010 की बता दो, मैं 10th क्लास में था, तो वो 200 रुपये पर डे कमाते थे, महीने का 6000 इनकम है, घर में मेरे 6 लोग हैं, तो कैसे वो पढ़ाई कर पाते हैं। फिर भी हमने समाव किया, है ना, तो उसका अलग सिस्टम है। तो मैं चाहता हूँ वैसे लोग जो हमारे तरह के लोग हैं, हम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। तो इसका एक ही लाइन यही है कि हर इंसान जैसे तुम बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करोगे, तो तुम फ्यूचर में क्या चाहोगे कि वो समस्या और लोग उसकी वजह से रुक ना जाए, बस वो किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करे बट वो आगे निकले, तो आप उनकी मदद करना चाहोगे। तो मेरा भी यही अप्रोच है, बस मेरी भी यही कोशिश है कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त लोगों ने फेस किया और वो नहीं कर पाए, इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पाए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे बच्चे ना रुके, वो आगे निकल पाए, बस यही हमारी कोशिश है। बाकी फीस मैं जैम और गेट बैच पढ़ाता हूँ, वहाँ फीस लेता हूँ, काफ़ी अच्छा इनकम है मेरी ना, पीएचडी में मुझे फेलोशिप मिलती है, तो पैसे और सोर्सेस है मेरे पास कमाने के, तो इसलिए मैंने 11 12 फ्री रखा है। और 11 12 का क्या मैं छोड़ दिया था, तो मैं चाहता हूँ कनेक्ट होना, क्या है रोज 1 घंटा देना है, इसके थ्रू मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में बेसिक रिवाइज होते रहेंगे, है ना। तब मैं जब पढ़ाता था दिल्ली में, तो 11 12 मैंने पढ़ाया 8 साल, तो पैसे लेके पढ़ाते थे। अब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पैसे जैम और गेट के वैसे कमा रहा हूँ, तो इस तरह से। ठीक है, ओके, आई थिंक तो आज इतना ही रखता हूँ। थैंक यू आप लोगों को बोलता हूँ, कल से आप ज्वाइन करना, और जो भी आपके आसपास लोग हैं अगर वो करना चाहते हो, कोई कोचिंग कहीं पढ़ रहा, पढ़ो, आप वहाँ भी पढ़ो, नुकसान नहीं है ना, रिवीजन ही होगा, कोई और टीचर अपने तरीके से पढ़ाएगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें मुझ में अच्छी होंगी, कुछ चीजें मेरे में खराब होंगी, कुछ उनमें अच्छी कुछ खराब होंगी, तो एटलीस्ट आपका एक ओवरऑल आपका ही बेनिफिट है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ो, अब यहाँ भी टाइम है तो ज्वाइन करो, लेकिन आपका मेहनत करना जरूरी, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग सिर्फ पढ़ाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, कि उससे हम लिख रहे हैं हमारी बॉडी, जब तक आप खुद से इंडिपेंडेंटली सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आप जो खुद कर रहे हो वही हेल्प करेगा ना, हम लोग बस हेल्प कर रहे हैं, आप कोई भी टीचर आपको हेल्प कर रहा है, भाई करना आपको खुद ही है। ठीक है, सो चलो आज इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 9 बजे, कल 9 बजे क्लास होगी 11th की, ठीक है। सो जो लोग 11th करना चाहते हैं, जो लोग दोनों करना चाहते हैं, दोनों क्लास में ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बाकी शशि सर ने स्टार्ट किया है, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, CUET UG हो गया, IIT JEE हो गया, शशि सर ने स्टार्ट किया है, तो उसी ग्रुप में शशि सर भी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं उनका उसमें नंबर है,
तो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके साथ भी आप कर सकते हो एंट्रेंस की तैयारी। उन्होंने शाम को आई थिंक 4 to 6 के बीच टाइम रखा है, 4:30 to 6 रखा है। अब वो भी चेंज कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है, तो वो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें एंट्रेंस की तैयारी मेनली वो कराएंगे। मैं अभी एकेडमिक कराऊंगा, 11 12 मेरा फोकस है। फिर उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पेपर हो सकता है करा दूंगा, जेई मेंस और जेई एडवांस का, वो मैं करा सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं। जेई एडवांस का भी मैंने पढ़ाया मुंबई में, जेई मेंस का भी पढ़ाया है। सो उस लेवल तक मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब जेई जैम उससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का है, बीएससी गेट उससे भी लेवल का है, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, सर आप एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ाओगे ना? हाँ एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ाएंगे। मेनली जो फोकस है एनसीईआरटी, एक रेफरेंस चाहिए हमें, तो वो रेफरेंस एनसीईआरटी रहेगा, बाकी मैं उसके बाहर भी पढ़ाऊंगा। वो रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी रहेगा शुरू में से। एनसीईआरटी के बाहर भी पढ़ाएंगे, बाकी आप क्वेश्चन भी बाहर के आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो टॉपिक में करा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। डाउट क्लास भी रखेंगे, कई बार संडे को हो सकता है डाउट क्लास रख ले, या बीच में संडे डाउट क्लास हो जाएगा, तो डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो डाउट, इस तरह से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन किए। थैंक यू सर।